बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच के साथ मैं हूं नमरा तारिक और जुम्मा मुबारक भी आपको भी हसनैन। खैर मुबारक जी, मैं हुसैन लियाकत, गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद, बखैर रागले जी आया नू। जहाँ भी आप देख रहे हैं हमें, जिस भी हालत में देख रहे हैं, चाहे आप बेड पे हों या फिर इस वक्त ऑफिस में हों, हालत का जिक्र करना आप सबको कहते हैं खुश आमदीद। और जितने भी लोग हैं उनको जुम्मा मुबारक हो। और अगर जुमे की बात की जाए तो जुमे की तैयारियों के साथ साथ आपने हमें ज़रूर देखना है, हमारे साथ रहना है सारे प्रोग्राम में। और अगर बात की जाए आज के दिन की, तो आज भी मैं जब घर से निकला तो मुझे शायद ये अंदाज़ा था कि कोई ना कोई रोड शायद बंद हो। हाँ। क्योंकि हमारे पड़ोस में अगर पंजाब गवर्नमेंट की बात की जाए, पंजाब गवर्नमेंट की बात की जाए तो उन्होंने दफ़ा 144 नाफिज कर लिया है। तमाम तर स्कूल्स कॉलेजेस बंद हैं। एक निजी स्कूल की तलबा के साथ जो कुछ हुआ, कोई मामला चल रहा है इस वक्त, सोशल मीडिया कुछ और कह रहा है, टेलीविज़न कुछ और कह रहा है, लेकिन अब देखते हैं कि हकीकत इसकी क्या है। लेकिन हमारे यहाँ निज़ाम तालीम का क्या होगा? का लाहौर का एक वाक़या है, उस पे ऑब्वियसली बहुत मसले चल रहे हैं थ्रू आउट द कंट्री, सब प्रोटेस्ट जारी हैं। उसके पेश नज़र जो है गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि स्कूल कॉलेजेस, बल्कि रात में ही हम लोग, मेरी फैमिली जब हम लोग इकट्ठे बैठे थे तो जो मेरे कुछ स्टूडेंट्स कजन्स हैं या फिर जो टीचर्स उनको मैसेजेस आए कि कल आपने स्कूल नहीं आना, दे ऑल वर वेरी हैप्पी बाय द वे। लेकिन हालात गंभीर हैं, इस पे खुशी बनती नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। देखिए आप एससीओ की वजह से 3 दिन वैसे भी आपका इस्लामाबाद बंद रहा, फिर पंजाब में भी कुछ जो इस्लामाबाद के मज़ाफ़ाती इलाके थे उनको स्कूल्स में छुट्टी मिल गई। अब एक दफ़ा फिर दफ़ा 144 है, स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद कर दिया गया। तो मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम हर दूसरे रोज़ ही हम लोग कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। और ये तो खैर ऐसा मामला है जिस पे फौरी तौर पे हुकूमत को इंक्वायरी करनी चाहिए। और जो भी मामलात हैं असल में, क्योंकि गवर्नमेंट का ये कहना है कि ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सियासी रुख इसको देना चाहिए था। बहरहाल फिर भी सियासी अगर है तो भी इससे निमटना चाहिए हुकूमत को, खास तौर पे पंजाब गवर्नमेंट को। बिल्कुल ऐसे है। और अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो कमिश्नर साहब ने रात को ये मैसेज भी किया और ये मैसेज सर्कुलेट कर रहा था, ट्वीट किया कि इस्लामाबाद के जितने भी तालीमी इदारे हैं वो बंद नहीं होंगे। इस्लामाबाद के चाहे स्कूल्स की बात की जाए, कॉलेजेस की बात की जाए, वो ओपन होंगे। लेकिन फिर भी कुछ तालीमी इदारे ऐसे हैं जिन्होंने अपने तय ही वो क्या कहते होते कि प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए उन्होंने छुट्टी का ऐलान कर दिया। गवर्नमेंट स्कूल में तो बहरहाल मैसेजेस आए थे जो मेरी कजन्स थी। खैर आगे बढ़ते हैं, कुछ शॉर्ट स्टोरीज भी ऐड कर लेते हैं कुछ। चलें, लाहौर गार्जन यूनिवर्सिटी की तालिबा हैं ये मलिहा अली, इन्होंने 6वें एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तान के लिए कांसे का तमगा जीता है। और इंडोनेशिया में ये मुनक्किद हुई थी ये कॉम्पिटिशन जो है चैंपियनशिप। इसमें मलिहा ने 73 किलोग्राम कैटेगरी है हसनैन ये, और इसमें इन्होंने शिरकत की। फिर अपनी ऑब्वियसली इस कैटेगरी में शमूलियत जिन्होंने इख्तियार कर ली है तो उनकी कारकर्दगी भी गैर मामूली ही रही है और उसका मुजाहिरा फिर इन्होंने किया है। गिलगित से इनका ये ताल्लुक़ है, हुंजा से हैं बेसिकली मलिहा। और उनकी कामयाबी को लाहौर गार्जन यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं उन्होंने भी बड़ा अप्रिशिएट किया है। और फिर ये उनकी जो कामयाबी है ये सिर्फ यूनिवर्सिटी की कामयाबी नहीं है बल्कि पाकिस्तान के लिए, फिर ख़ास तौर पे गिलगित की बात की जाए, मतलब इतने दूर दराज इलाके से हमारे पाकिस्तानी आ रहे हैं और आके मुल्क में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, अपना नाम रोशन कर रहे हैं, या फिर मुल्क से बाहर पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आपको मलिया बहुत बहुत मुबारक हो, हुंजा वालों को मुबारक हो, गिलगित वालों को मुबारक हो। और वैसे भी अगर हुंजा की बात की जाए तो हुंजा में वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम होता है। आप अगर हुंजा जाएंगी ना तो वहाँ पे आपको छोटे छोटे होटल्स में टूरिस्ट गाइड आपको ख़वातीन नज़र आएंगी। अल्टिट में चली जाएँ, बल्टिट में चली जाएँ, वहाँ पे आपको ख़वातीन नज़र आएंगी। सो हुंजा की ख़वातीन के लिए ये एक बहुत ही अच्छा मौका है और मेरा ख्याल है कि उनका सर भी फख्र से बुलंद होना चाहिए मलिया की इस कामयाबी पे। आगे बढ़ते हैं और एक और स्टोरी है जिसके हवाले से आपको बताना है। वैसे पाकिस्तान में जिस तरह एक मेहरान कार है वो हमारी नेशनल कार है, इसी तरह बहुत सारी चीज़ें नेशनल होती हैं। तो जो बनाना है जिसको केला कहते हैं वो भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। हर दूसरा शख्स हमें अगर उससे पूछा जाए तो आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है तो वो कहते हैं जी कि हम केला खाते हैं, या फिर मैंगो भी मेरी तरह किसी को होता है। अब केले की जो पैदावार है उसके हवाले से आज हमने आपको बताना है। पाकिस्तान का जो इलाका है या सूबा है सिंध, वहाँ पे केले की जो पैदावार है उसका 94% हिस्सा सिंध से आता है, जो इस इलाके की आम तरीन फसलों में शुमार है। और अगर बात की जाए कि कौन कौन से ऐसे अजला हैं जो केले की पैदावार या केले की खपत पूरी करते हैं पूरे मुल्क की, उसमें खैरपुर है, गोटकी है, सक्कर है, नवाबशाह है, मीरपुर खास है
اور नौशहर फेरोज के कच्चे का इलाका नहीं है, शामिल है, कच्चे का इलाका नहीं है। और ज़रख़े ज़मीनों और मौजू आबो हवा की बदौलत केले की काश्त के लिए ये बेहतरीन इलाका समझा जाता है। और सालाना तौर पे सिंध में तकरीबन 40,000 एकड़ पे ये उगाए जाते हैं और तकरीबन इसकी जो 1,35,000 टन केला सिंध में उगाया जाता है, जो कि ना सिर्फ मुल्की ज़रूरियात पूरी करता है, मुकामी ज़रूरियात पूरी करता है, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पे भी बहुत सारा केला यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है। और मेरा ख्याल है कि सिंध वालों का जो केला है वो पूरे पाकिस्तान में मशहूर है उनके ज़रख़े ज़मीन की वजह से। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा चलिए, तो आपने अपनी इन्फॉर्मेशन कुछ शेयर की, आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टोरीज भी ऐड करते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी कि PIA के अमले के एक रुकन मोहसिन रज़ा जो है, इनका नाम बताया जा रहा है, ये टोरंटो में लापता हुए। मोहसिन रज़ा को 13 अक्टूबर को कराची जाने वाली परवाज़ के लिए ड्यूटी पर हाजिर होना था, लेकिन वो जो है वो रिपोर्ट नहीं कर सके, जिससे गुज़श्ता साल के दौरान इसी तरह के 12 से ज़ायद वाक़यात में एक और इजाफा हो चुका है। टोरंटो में बेसिकली अमले की पासपोर्ट जमा करवाने की PIA की पॉलिसी जो है मौसर साबित नहीं हो रही है। एयरलाइन ने तहकीकात का हुक्म दिया है, आगाज़ बल्कि हो भी चुका है, और ख़बरदार ये किया कि अगर कोई करप्शन करता हुआ पाया गया, कोई बदउनवानी साबित हो जाती है, तो फिर इंज़ाब्ती कार्रवाई होगी, बशमूल बरतरफी भी हो सकती है। तो ये अब जो शख्सियत है मोहसिन रज़ा, जो इनके अमले के कोई मेंबर हैं, इनके लापता होने की ये 13 जो केस है, मतलब बिल्कुल PIA के यहाँ से अगर जाते आप बात कर रहे हैं या कनाडा की बात करें तो कनाडा का ये रूल है कि अगर आप एक दफ़ा कैनेडियन सरजमीन पे उतर आए और एग्जैक्टली उतर आए ना, तो वहाँ से आपको बाहर कोई नहीं निकाल सकता। सो ये एक मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में अगर बात की जाए तो कनाडा में ये रूल है, फिर स्पेन में भी यही रूल है कि आप उनकी सरजमीन में चले जाएँ तो वो आपको डिपोर्ट नहीं करते। तो जितनी भी PIA की फ़्लाइट्स जाती हैं वो कनाडा में ही हमें ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं जहाँ पे अमला है जो गायब हो जाता है। और इसमें मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा अमल दखल उसका भी होगा कि जो लोग कहते हैं ना PIA प्राइवेटाइज हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है, तो उस वजह से भी मेरा ख्याल है कि लोग अब ये कर रहे हैं कि कोई भी बाहर वाली फ्लाइट पे जाता है, ले ओवर उनका होता है, तो एक आध दिन में 2 दिन में वो गायब हो जाते हैं। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। आप मुल्क का नाम भी बदनाम कर रहे हैं, PIA का नाम भी बदनाम कर रहे हैं। आपने अगर जाना है तो किसी और लीगल वे से चले जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बदउनवानी जो है ना वो तो किसी भी माशरे को स्टेबल करना ही नहीं देती है। बिल्कुल ऐसे ही है। आगे चलते हैं जी, अगली खबर के हवाले से बात करते हैं। वो घर के जो शेर है ना वो घर में ही ढेर हो गए। अच्छा? भारतीय क्रिकेट टीम के हवाले से बताया जाता है कि एक घर के शेर इनको समझा जाता है। घर में वो किसी भी टीम से हारते नहीं है, किसी भी टीम से शिकस्त नहीं खाते, लेकिन भारत को पहले टेस्ट में दूसरे दिन न्यूजीलैंड के खिलाफ सिर्फ उनकी जो टीम है वो 40 रन पर आउट हो गई। मैं T20 की बात नहीं कर रहा, मैं ODI क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, बल्कि टेस्ट की बात हो रही है जो कि इस वक्त चिन्नास्वामी स्टेडियम में जारी है। ये भारत का अपने स्टेडियम में सबसे कम टेस्ट स्कोर है, जो इससे पहले 1987 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 75 रन का उनका रिकॉर्ड था। भी कम हो गया। एग्जैक्टली। अगर भारतीय टॉप ऑर्डर की बात की जाए वहां पे रोहित शर्मा हैं जो कि आउट हुए, उसके बाद फिर 5 खिलाड़ी बशमूल विराट कोहली और KL राहुल के 0 पर आउट हुए। न्यूजीलैंड की बात की जाए तो न्यूजीलैंड के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए हमें नजर आए। मैट हेनरी ने 5 विकेट्स लिए और विलियम ओरेक ने 4 विकेट्स हासिल किए। भारत 31.2 ओवर्स में आउट हुआ, जिससे इनकी बैटिंग पर संजीदा सवालात खड़े हो चुके हैं। ये वो भारत है जो कहता है कि यकीन नहीं कर पा रही मैं भी। एग्जैक्टली हम क्रिकेट की सुपर पावर हैं, हम अपने मतलब की विकेट्स बनाते हैं, लेकिन ये जो विकेट है शायद भारत ने अपने मतलब की नहीं बनाई, क्योंकि भारत में हमने देखा है ज्यादातर स्पिनिंग ट्रैक्स होते हैं। ये वाइड विकेट था जहां पे मुझे कल बॉल हिलता हुआ नजर आया। मैट हेनरी का बॉल भी बहुत ज्यादा हिला, फिर जितने भी उनके फास्ट बॉलर्स थे उन्होंने भारतीयों को तंग किया और इस वजह से भारतीय टीम 46 रन पे आउट हुई। और दूसरी तरफ अगर न्यूजीलैंड की बात की जाए तो ऑलरेडी 250 स्कोर बना चुके हैं। अगर वो और ज्यादा आगे चले जाते हैं तो शायद ये 12 या 15 साल में पहली दफा होगा कि भारत को भारत की सरजमीन पे शिकस्त। यस, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, मेरे पास भी कुछ और स्टोरीज है आपके लिए। आपको भारत से लिए चलते हैं चीन। अच्छा, चीन के कुछ स्कूल्स ने जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्लास के दौरान मुख्तसर नींद लेने की इजाज़त देने की एक पॉलिसी बनाई है। इससे पहले हमने इंडिया में ये देखा था कि कोई स्लीपिंग आवर्स दिए जाते हैं वर्कर्स को, वो मोस्ट प्रॉब्ली कॉर्पोरेट वर्कर्स को। लेकिन चाइना में जो नींद का मुख्तसर दौरानिया ये आमतौर पर 20 मिनट्स का होता है। इसका मकसद जो है हसनैन वो ये है कि मुनासिब आराम से जो स्टूडेंट्स उनकी मतलब आप उनको फोकस दिलाए रखें, क्योंकि अक्सर बच्चे जब थक जाते हैं वो क्लास में बैठे तो होंगे लेकिन वो वहाँ पे मेंटली प्रेजेंट नहीं होते, तो उनको मेंटली फोकस्ड रखने के लिए ये इन्होंने इकदाम किया है। और जो रिवायती तालीम का एक तस्वुर है ना उससे ये बहुत हट के मुझे ये आइडिया लगता है, जहाँ पे ज़्यादातर
اوقات ہمارے ہاں روایتی انداز میں دیکھا جائے صبح 8 بجے جاتے بچے شام کو 2 بجے تک آ رہے ہوتے ہیں, 2-3 بج جاتے ہیں ان کو, تو اس میں نا اتنا فوکس مینٹین رکھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ اسکول میں ہی آپ ایک نیپ لے سکتے ہیں, یہ بڑی اچھی بات ہوگی ہے. اور اسکولس نے جو ہے نا اسی طرح پھر نیند کی اہمیت کو تسلیم کیا اور تعلیمی ماحول کا اس کو حصہ بنایا, جو کہ میں جب سمجھتی ہوں کہ بہت ہی خوش آئند ہے. پاکستان میں بھی اللہ کرے کہ ایسا کوئی سیٹ اپ آئے جہاں پہ ہم لوگ اپنے اسٹوڈنٹس کو, بچوں کو, ان کے فوکس کو مینٹین رکھنے کے لیے, برقرار رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کیا کریں. ایٹ لیسٹ دس از ون آف دوز اسٹیپس. بالکل ایسے ہے جیسے نرمل آپ بتا رہی ہیں, یہ نیند کا سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے تو یہ ہمارے اسلام میں بھی ہے. آپ اگر دن کے ٹائم نیند کرتے ہیں تو اس کو اسلام میں ایک خاص ورڈ استعمال کیا جاتا ہے, اس کے لیے قیلولہ. وہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے لیے 15 یا 20 منٹ آپ کے لیے ضروری ہے. سنت نبوی بھی ہے. اس سے پہلے ہم نے جاپان میں بھی دیکھا اس طرح کے اقدام ہوئے. پھر انڈیا میں تو اس طرح کے مقابلے بھی ہمیں دیکھنے کو ملے جہاں پہ زیادہ نیند کرنے والوں کو تقریباً 9 لاکھ روپے انڈین روپیز میں انعام بھی دیا گیا تھا اور مجموعی طور پہ 62 لاکھ انعام دیا گیا تھا. سو اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں, لیکن ہمارا تعلیمی نظام کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. ہمارا جب بچہ نرسری میں یا پرپ میں جاتا ہے تو اس بچے سے بڑا اس کا بیگ ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد 10 گھنٹے کے لیے اس کو اسکول میں بیٹھنا ہوتا ہے, ایک ہی چیئر پہ ایسے کر کے بیچارہ, اور وہ ٹیچرز کی سختی ہیں, وہ ماحول, وہ تمام تر چیزیں. تو ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ ابھی بھی اسی پرانے طرز پہ چل رہا ہے, لیکن دنیا نئے ایکسپیریمنٹ کر رہی ہے اور نئے ایکسپیریمنٹ سے ان کو ریزلٹس بھی بہت زیادہ. یہ بڑا اچھا اقدام ہے. 20 منٹ کے لیے بھی اگر کوئی آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے, آپ مطلب ریلیکس کر لیتے ہیں, اس کے بعد بچہ پھر فوراً اٹھے گا, پھر اس کو نیکسٹ چیز جو آپ سکھائیں گے وہ فوراً سیکھ لے گا. بالکل ایسے ہی ہے جی. آگے بڑھتے ہیں, اگلی سٹوری کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اگلی سٹوری بہت ہی زبردست سٹوری. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مابین بیگ یو پارڈن ایک جنگ ہوئی تھی, اور اس جنگ کے دوران بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ مصر میں موجود ہیں, اور اس دفعہ تقریباً 3000 سال قدیم تلوار جو کہ فرعون کی فوج کی ہو سکتی ہے وہ دریافت ہوئی ہے. یہ تلوار اس دور کی عکاسی کرتی ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف آواز بلند کی تھی. ماہرین اس تلوار کی کھدائی کرتے ہوئے ماضی کے رازوں میں جھانک رہے ہیں, اور یہ دریافت نہ صرف تاریخ پر روشنی ڈالتی ہے بلکہ قدیم مصر کی شجاعت کا بھی ثبوت دیتی ہے, کیونکہ مصر میں آپ دیکھیں اس وقت بھی فرعون کی ممی موجود ہے, تمام تر چیزیں وہاں پہ موجود ہے. مصر کا جو میوزیم کا ہب ہے نا, ایگزیکٹلی مصر کا جو میوزیم ہے وہ دنیا کا بہترین میوزیم ہے, اور آج ایک دفعہ پھر اس میں ایک ایڈیشن ہو چکا ہے 3000 سال پرانی تلوار. خوبصورت ایڈیشن. آپ سوچیں کہ آپ ڈائریکٹلی, خیر وہ تو ابھی کریں گے کہ کیا ہے یہ اصل میں, لیکن آثار قدیمہ کا ہب اس میں مزید یہ امپروومنٹ ہو گئی. اچھا, یہاں پہ میرے خیال میں ہم شامل کر لیتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں.